देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के जून तिमाही के नतीजे जारी हो गए हैं। टीसीएस के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 11,074 करोड़ रुपए रहा है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 59,381 करोड़ पर पहुंच गया है। टीसीएस के नतीजों पर हम और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी हजदा सावंत। तो हजदा, कैसे देखेंगे आप टीसीएस के नंबर्स को? विपिन, जिस बात का डर था वही हुआ है। Q1 नॉर्मली एक सीजनली बहुत मजबूत क्वार्टर रहता है, क्योंकि साल की शुरुआत होती है, कई सारे क्लाइंट से इनपुट्स मिलते हैं, नई डील साइन होती हैं। इस बार ही हमने देखा है मैक्रो एनवायरनमेंट के चलते ये एक बहुत ही मध्यम या फिर धीमी तिमाही रही है। इसीलिए अगर आप देखें डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में, जहां पर 0.5% की बढ़त, सिर्फ आधे % की बढ़त का अनुमान था, ये रफली इन लाइन आया। 0.4% की बढ़त, 7,226 मिलियन डॉलर का डॉलर रेवेन्यू कोट किया गया है। तो ये एब्सोल्युटली इन लाइन है, ज्यादा कुछ बेहतर कंपनी ने डिलीवर नहीं किया है। मार्जिन्स के फ्रंट पर अपेक्षा थी Q1 में दबाव देखने को मिलेगा, और ठीक वही हुआ है। 23.2% के आसपास के मार्जिन्स आए हैं, क्योंकि इस तिमाही में कंपनी ने वेज हाइक लिया और उसका करीब करीब 200 बेसिस पॉइंट यानी कि 2% का प्रेशर मार्जिन्स पर आया है। ये नंबर्स ठीक ही हैं, ज्यादा कुछ बड़ा मार्केट वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन एक चीज जो अच्छी दिखाई दे रही है इस तिमाही में, वो है डील विंस की स्थिति। टोटल ऑर्डर बुक Q1 में कंपनी करीब करीब 10.2 बिलियन डॉलर के आसपास तक की डिलीवर कर चुकी है। इसमें BSNL का जो लगभग 2 बिलियन डॉलर का वो ऑर्डर था, वो गिना नहीं है, वो अतिरिक्त ऑर्डर है। हालांकि इन्होंने नेस्ट के साथ करार किया था, मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ करार किया था, और कुछ और पेंशन फंड्स के साथ करार किया था। और इस तिमाही में हमने सुना ये भी था कि ट्रांस अमेरिका के साथ जो डील थी वो आगे रिन्यूअल के लिए नहीं आएगी। तो उतना बड़ा क्लाइंट गंवाने के बावजूद इनकी डील विंस की ट्रैजेक्टरी जो है वो ठीक रही है Q1 में। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कंपनी कुछ ही देर में जो कमेंट्री देगी कि क्या जो डील साइन की गई है वो ज्यादा बेहतर मार्जिन पर साइन की गई है। पिछले क्वार्टर तक कंपनी की तरफ से साफ दिख रहा था कि क्लाइंट्स में थोड़ा सा संकोच है ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए। क्या उस कॉन्वर्सेशन में कोई बदलाव आया है या नहीं, उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन अगर आप सेक्टोरली देखें स्थिति कैसी है, कंपनी पहले कह चुकी थी कि BFSI, कम्युनिकेशन और रिटेल जैसे एरियाज में दबाव है, और इस तिमाही में भी अगर आप ध्यान दें BFSI में सिर्फ 0.2% तक का ही ग्रोथ है, तो वहां पर दबाव कायम है। मैन्युफैक्चरिंग में 1.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, रिटेल में सिर्फ 1% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो BFSI, कम्युनिकेशन और हाईटेक को लेकर अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है, और ये पेन पॉइंट कितनी देर तक और जारी रहेगा, इस पर कमेंट्री आती हुई दिखाई देगी। कंपनी ने अपने बयान में ये जरूर कहा है कि लॉन्ग टर्म के डिमांड को लेकर वो अब भी काफी कंफर्टेबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी असमंजस है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। लेकिन ज्योग्राफी वाइज अगर आप देखें, नॉर्थ अमेरिका में स्लो डाउन है, वहां पर ग्रोथ सिर्फ 4.6% के आसपास आ रही है। यूके के मार्केट को लेकर पिछले क्वार्टर भी कंपनी काफी कॉन्फिडेंट थी, और वहां पर 16% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अट्रिशन के आंकड़े अब धीरे धीरे करके कम होते दिखाई दे रहे हैं। 17.8% के आसपास का आंकड़ा आया है। लेकिन क्लियरली इस बारी अगर आप ये कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखें, जो रेवेन्यू है वो एकदम फ्लैट है, कोई बदलाव नहीं है। और लगातार पिछले 7 क्वार्टर्स में हमने देखा था धीरे धीरे करके स्लो डाउन आ रहा था, लेकिन इतनी खराब स्थिति नहीं थी कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में कोई बदलाव ही ना हो। एक्सपेक्टेशन 0.2% के बढ़त की थी, लेकिन एक बार एकदम फ्लैट वो नंबर आया है। तो नंबर्स में जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, आतिशबाजी बिल्कुल नहीं है। बाजार ने ठान लिया था, और कंपनी की कमेंट्री अब तक यही थी कि नंबर्स थोड़े से म्यूटेड रहेंगे। ठीक वैसी ही डिलीवरी आई है। अब देखते कमेंट्री कितनी अलग सुनाई देती है, और क्या सेकंड हाफ के लिए कंपनी की तरफ से कुछ कॉन्फिडेंस आता है या नहीं, उसी पर सबसे ज्यादा रिएक्शन स्टॉक में कल देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो ये था एक एनालिसिस कि टीसीएस के नतीजों को कैसे देखा जाए, क्योंकि फ्लैग बेरियर नतीजे हैं, ये इससे आगाज़ हो रहा है रिजल्ट सीजन का, और आगे भी शायद रिफ्लेक्शन दूसरे नतीजों में जो आईटी कंपनीज के आएंगे दिखेगा हमको। लेकिन फिलहाल जैसा हजदा कह रही हैं कि यहाँ पर कंपनी की कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसका इंतजार रहेगा, और हजदा वहीं पर है इस वक्त, और हमारे लिए वो कमेंट्री, वो कमेंट्स लेकर आएंगी। बहुत शुक्रिया हजदा फिलहाल इन डिटेल एनालिसिस के लिए।
राइट, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो पर फुल वैल्यू का 28% जीएसटी लगाने के बाद अब सरकार विदेशी गेमिंग कंपनियों पर नकेल कसने जा रही है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी रेट में फेरबदल के लिए जीओएम के गठन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। चलिए, अपने डोमेस्टिक जितने भी ऑनलाइन गेमिंग और तमाम जितने भी इस तरह के हैं उस पर तो नकेल एक तरह से कसने का काम कर लिया आप लोगों ने। जो ऑफशोर कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बिना इंडिया में रजिस्टर्ड हुए इस तरह का कारोबार कर रही हैं और भारत से अच्छा खासा रेवेन्यू भी अर्न कर रही हैं, उसको उस प्लग को फिट करने के लिए, उस प्लग को फिक्स करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए भी जो है अभी तो हम पहले ये कानून को क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद में विभिन्न प्रावधान हमारे पास में है, क्योंकि जो भी राशि जा रही है वो तो अल्टीमेटली यहाँ से विदेश में अगर जा रही है तो उसके ऊपर हम टीसीएस लगा सकते हैं, टीडीएस लगा सकते हैं। तो उन माध्यमों से हम उसके ऊपर में भी टैक्स लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि वो लोग इसी काम के लिए पैसा ले रहे हैं? वो किसी ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हैं, किसी भी काम के लिए, क्योंकि अभी भी वैसे ही चल रहा है। जो वहाँ का मोडस ऑपरेंडी है वो सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं पैसा लेते, वो किसी और मद में पैसा लेते हैं। आपका जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर कोई भी कंपनी अगर नियमों के विपरीत कोई कार्य करती है तो उसके विरुद्ध फिर हम उसी प्रकार का एक रिस्ट्रिक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पे टैक्स ड्यू है और वो टैक्स अगर नहीं पे कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भी अन्य तरीकों से उसको दिखा करके, तो उसके लिए लोग चोरी तो करेंगे, टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं। तो उसमें प्यूनिटिव एक्शन ही फिर उसके लिए लिया जाता है। प्यूनिटिव एक्शन लेंगे तो जो दूसरे जो इस प्रकार के लोग हैं उनके ऊपर में भी नहीं करने के लिए उनके ऊपर में भी एक पीनल ये रहेगी, तो उनके ऊपर में भी एक डर रहेगा। तो वही हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार से मेटी से बातचीत चल रही है सबको ठीक करने के लिए। मेटी से बातचीत हुई, अभी ये डाटा प्रोटेक्शन भी लॉ आया है और तमाम चीजें हैं आगे वाले दिनों में। मेटी अपना कार्य कर रही है। मेटी ने जो नियम कानून जो रेगुलेशंस जो उन्होंने निकाले उसमें हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के एक अधिकारी वो भी उसके अंदर में मेंबर थे, और उन्होंने जो कार्य किया है वो रेगुलेशन के ऊपर में कार्य किया है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो टैक्स के ऊपर में कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ओवरलैप जरूर है, लेकिन दोनों भिन्न है जी। इसके अलावा एक जीएसटी काउंसिल में एक और मुद्दा जो था उस पर खूब डिस्कस हुआ होगा, क्रॉस चार्जेस के ऊपर। जो मल्टी स्टेट कंपनियां हैं जो कारोबार करती हैं उन पर जो हर जगह पर जीएसटी लेवी होता है, उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन आने की उम्मीद थी। क्या इस जीएसटी काउंसिल पर चर्चा हुई, और हुई तो क्या क्लैरिफिकेशन है उसको लेकर? हाँ, उसमें जो है 2-3 मुद्दे उनसे रिलेटेड थे। एक मुद्दा तो उनसे ये रिलेटेड था कि क्या क्रॉस सर्विस चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाए जब वो अपनी इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं और उनको भिन्न भिन्न स्टेट्स में सर्विसेज दे रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं। तो क्या क्रॉस सर्विस चार्ज लगाया जाए या आईएसटी मैकेनिज्म लगाया जाए? 2 प्रकार के मैकेनिज्म्स हैं। तो ये हमने कहा है कि आगे प्रोस्पेक्टिवली हम अमेंडमेंट करेंगे ताकि वो केवल आईएसडी मैकेनिज्म ही, जो कि नियमों में हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये जो क्रेडिट है किस स्टेट को जाएगा। जब तक हम वो नहीं करते हैं तब तक हमने उन्हीं के विवेक के ऊपर में छोड़ दिया है कि आप क्रॉस सर्विस चार्ज मैकेनिज्म भी अपना सकते हैं या आईएसडी मैकेनिज्म, जो भी आपको उचित लगता है अपने विवेक के अनुसार से आप लगा सकते हैं। दूसरा, जो सर्विसेज वो बाहर से नहीं ले रहे हैं, ये तो हुआ जो दूसरा बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, उसको टैक्स का विभाजन भिन्न स्टेट्स में कैसे किया जाए। कुछ सर्विसेज जो वो खुद जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि सुपरविजन के नाम से या ऑडिट के नाम से वो सर्विसेज खुद जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए ये कहा गया कि जहां पे भी सैलरी का जो कंपोनेंट है, कई हमारे अथॉरिटीज ने सुपरविजन सर्विसेज नाम के ऊपर में भी टैक्स लगाया था। तो ये क्लैरिफाई किया जा रहा है कि कहाँ जहां पे केवल सैलरी के रूप में एक सर्विस एक व्यक्ति जो एम्प्लॉई है दूसरे यूनिट को दूसरी स्टेट में दे रहा है तो उसके ऊपर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसकी वैल्यू जो है, सर्विस तो है लेकिन वैल्यू उसकी 0 है। ये हमने कहा है जहां पे एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है। तीसरा, जहां पे अगर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज नहीं है वहां पे वो जो भी वैल्यू अपनी इन प्रकार की सर्विसेज के लिए बताना चाहता है वो बता सकता है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो लोगों की उम्मीदें ये होती है कि क्या चीज़ सस्ता हो रहा है, कुछ लोगों को ये भी आशंका होती है कि क्या चीज़ महंगा हो रहा है। सर, आपने रेट रैशनलाइजेशन कमेटी बनाई हुई थी, जीओएम बना हुआ है सर, वो फिर से दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, हो गया है या होने के आदेश दे दिए गए हैं? और दूसरा कि अब रेट जीएसटी रेवेन्यू इतना जो आ रहा है, हाईएस्ट एवर आ रहा है, रेट में कमी करने के बारे में भी सरकार कहीं सोच रही है? ये रेट रैशनलाइजेशन कमेटी जब बनेगी तो क्या हाल फिलहाल में आपको उम्मीद है कि कुछ रेट दरों में आप कमी भी करने के बारे में सोचेंगे सर? नहीं, ये देखिए, ये जो है ये मेरा कार्य क्षेत्र में नहीं है, ये जीओएम ही देखेगा। तो वो जीओएम जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और अब बात करते हैं बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में बिकवाली रही। बाजार गिरावट पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 224 अंक गिरकर 65,394 पर बंद हुआ है, वहीं निफ्टी 55 अंक गिरकर 19,384 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिली है। रियल्टी, एफएमसीजी और फार्मा इंडेक्स आज बढ़त पर बंद हुए हैं। और अब बात एचडीएफसी के सफर की। बाजार के चैंपियन एचडीएफसी में आज ट्रेडिंग का आखिरी दिन था। 3 दशक के निवेशकों को सालाना 16% का जोरदार रिटर्न देने वाला ये शेयर अब कल से नहीं दिखाई देगा। कल से एचडीएफसी के बाहर होने से बाजार में भी बड़े बदलाव आएंगे। क्या होंगे ये बदलाव, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे कल से? तो कल से निफ्टी 50 के अंदर भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां पर दो दिग्गजों में एक फेरबदल है। एचडीएफसी लिमिटेड जो कि बाहर होगा और एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री जो कि अब निफ्टी का हिस्सा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस बदलाव के कई सारी इंप्लीकेशन होंगे अलग अलग स्पेसिस पर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर भी। तो एचडीएफसी लिमिटेड बाहर होगा और एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री जो कि शामिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि निफ्टी की आज की मार्केट कैप करीब 154 लाख करोड़ है, जो कल 150 लाख करोड़ के आसपास होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा बैंकों में की जो आज निफ्टी के अंदर वेटेज है वो रफली 24.23% के आसपास है, जो कल तक 23.30% के आसपास पहुंचेगी। और आईटी की वेटेज, क्योंकि आईटी का नया नाम शामिल हो रहा है आईटी परिवार में, तो 15.5% की जो वेटेज है वो बढ़कर 16.5% के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ेगी। तो आईटी की वेटेज में बढ़त होगी और बैंक की वेटेज में कमी होगी। एचडीएफसी बैंक की वेटेज के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा। 14.5% की वेटेज एचडीएफसी बैंक की होगी और अब ये निफ्टी 50 का सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक बन जाएगा और वेटेज के हिसाब से एक हैवी वेट एचडीएफसी बैंक बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है रिलायंस, 10.86% के आसपास की वेटेज। इसकी वेटेज में बदलाव होगा और 10.80% के आसपास वेटेज पहुंच जाएगी। एचडीएफसी बैंक की मौजूदा वेटेज 8.5% है, ये बढ़कर 14.5% पे वेटेज इनकी पहुंचते हुए दिखाई पड़ेगी। मौजूदा वेटेज आईसीआईसीआई बैंक की 7.79% है, जहां पर 7.75% इनकी नई वेटेज होते हुए दिखाई पड़ेगी। एचडीएफसी लिमिटेड जो कि करीब 6% की वेटेज रखता था वो बाहर हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और अगर स्टॉक्स की बात करी जाए तो जहां पर फेरबदल है, तो थोड़ी बहुत जो आईटी के अंदर भी वेटेज में चेंजेस आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो एक बदलाव है उसमें एचडीएफसी लिमिटेड क्योंकि बाहर होगा, एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री शामिल होगा, तो $9.5 करोड़ के आसपास के इनफ्लोज यहां आने का अनुमान है। ये निफ्टी की बात है। सेंसेक्स में जेएसडब्ल्यू स्टील आएगा तो वहां पर $16.5 करोड़ के आसपास या $16 करोड़ के आसपास का इनफ्लो आने का अनुमान लगाकर चला जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी वेटेज में बदलाव होगा एचडीएफसी बैंक के अंदर, जहां पर फेरबदल होकर 14.5% के आसपास की जो नई वेटेज है वो यहां पर होते हुए दिखाई पड़ेगी। ये चेंजेस निफ्टी 50 के थे। एमएससीआई के अंदर ये बदलाव होगा जहां पर 0.5% एडजस्टमेंट फैक्टर का एक इस्तेमाल किया जाएगा और थोड़ा बहुत जिसके चलते आउटफ्लोज होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसमें और डिटेल्स भी आएंगी, लेकिन जो मौजूदा डिटेल्स हैं उसके हिसाब से करीब 15 से लेकर $20 करोड़ के आसपास का एक आउटफ्लो यहां पर अनुमान लगाकर चला जा रहा है एमएससीआई की वजह से। इतना ही नहीं, एमएससीआई की वजह से एचडीएफसी बैंक के जो कंबाइंड सेल ऑफ है वो करीब $25 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्ट किया जा रहा है एमएससीआई के अंदर। तो निफ्टी में एक बड़ा फेरबदल और उसके जो इंप्लीकेशन है वो अलग अलग स्पेसेस पे आप आते हुए देखेंगे। शुक्रिया सुमित।
डिज्नी भारत में अपने स्टार इंडिया कारोबार को लेकर संभावनाएं तलाश रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक डिज्नी स्टार इंडिया में हिस्सा बेच सकती है या किसी कंपनी के साथ जेवी कर सकती है। कंपनी ने इसके लिए मर्चेंट बैंकर से भी बातचीत शुरू कर दी है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, आप बताइए, डिज्नी में परेशानियों पर क्या खबर है? देखिए, साल 2019 में डिज्नी ने फॉक्सस्टार नेटवर्क से स्टार इंडिया का अधिग्रहण किया था। इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड 71.3 बिलियन डॉलर की रकम भी चुकाई थी। कंपनी को उम्मीद थी कि जल्दी ही भारत के बाजार पर कब्जा कर लेगी, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर हालात काफी तेजी से बदले हैं। पिछले साल डिज्नी हॉटस्टार आईपीएल के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को ऑक्शन में नहीं जीत पाया। उसके चलते उसकी व्यूवरशिप में काफी कमी देखने को मिली है। उसके सब्सक्राइबर 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक कम हो गए। इतना ही नहीं, स्टार का जो रिवेन्यू था वो भी 20% के आसपास कम रहेगा और उसके जो प्रॉफिट्स है वो भी 50% तक गिर सकते हैं। तो इसको देखते हुए कंपनी काफी सारी संभावनाएं तलाश रही है। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी जो भारत का उसका कारोबार है उसके लिए बिक्री की संभावनाएं तलाश रही है, साथ साथ जेवी को भी लेकर भी विकल्प तलाश रही है। इसके लिए उसने कई मर्चेंट बैंकर से बातचीत भी की है। तो कोई मर्चेंट बैंकर आता तो कंपनी जल्दी उस कारोबार को बेच सकती है। तो पिछले 1 साल के अंदर सारा कारोबार कंपनी का चेंज हो गया और कंपनी अब इस पूरे नेटवर्क से एग्जिट भी कर सकती है या फिर उसके लिए किसी जेवी के साथ एग्रीमेंट कर सकती है या फिर इसको पार्टली सेल कर सकती है। तो ये सारा अब डिज्नी को लेकर के डिज्नी के कारोबार का स्टार इंडिया के ऊपर असर आपको देखने को मिलेगा। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और बात आज के कंज्यूमर अड्डा की। जाने माने एआई एक्सपर्ट स्टुअर्ट रसेल ने कहा है कि कुछ सालों में हाई स्कूल तक की पढ़ाई एआई के जरिए होगी। ऐसे में शायद टीचर्स की जरूरत कम हो जाए या फिर खत्म ही हो जाए। इसी पर आज का कंज्यूमर अड्डा बेस्ड है। शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। एआई से पढ़ाई, टीचर की विदाई, आज का कंज्यूमर अड्डा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। बारिश से हो रही तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, पंजाब में लगातार बारिश हो रही है। बीते 4 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत बारिश की वजह से हो चुकी है। हिमाचल में हालात का मंजर अलग है। 10,000 से ज्यादा टूरिस्ट वहां जगह जगह फंसे हुए हैं। चुंदरताल में 3 फीट की बर्फ जम चुकी है। 6 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं। बाढ़ ऐसी है कि कई मंजिला इमारतें धराशायी होकर पानी में बह रही हैं। उत्तराखंड में फिर आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह पर पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है। उत्तराखंड में 5,000 लोगों के फंसे होने की भी खबरें हैं। बात करें अगर राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ हालात काफ़ी खस्ता हैं। पिछले 45 सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर के पार चला गया है। दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त पानी भरा हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और आने वाले कुछ और घंटों में भी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा 24 घंटों में मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। हिमाचल के चंद्रताल में भारी बर्फबारी की वजह से 300 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। 6 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। रेस्क्यू के दूसरे दिन 12 किलोमीटर रोड को बहाल किया गया है। अभी कुल 25 किलोमीटर की दूरी चंद्रताल टेंट कैंप तक की बची हुई है। भारी बर्फबारी के कारण 3 फीट तक की बर्फ जम गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बर्फबारी का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। न्यूज 18 नेटवर्क ने यूसीसी पर सबसे बड़ा और एक्सक्लूसिव सर्वे किया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं से कई सवाल पूछे गए हैं। मुस्लिम महिलाओं के मन में क्या है और वो क्या चाहती हैं, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। यूसीसी से मिलेगा महिलाओं का हक, आज का आवाज अड्डा।